नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम रडार्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि अभी डीआरडीओ की तरफ से उत्तम एएसआर रडार की मार्क 1 वर्जन को डेवलप किया जा चुका है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 1 वर्जन था उसे शायद अभी तेजस MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा। भले ही इनिशियली इसको तेजस MK1 में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तेजस MK1 में करीब 900 से ज़्यादा TR मॉडल वाले एएसआर रडार को इस्तेमाल करने की बात की गई, जबकि उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 1 वर्जन है उसमें 700 से 800 के बीच TR मॉडल मौजूद रह पाएंगे। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अब इसके एक अलग ही स्केल्ड वेरिएंट को बनाया जाएगा, जिसको आगे चल के तेजस MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा उत्तम एएसआर रडार के और भी कई सारे स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाया जाने वाला है, जिनको तेजस MK1 के अलावा तेजस MK2, MK और सुखे में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से अभी जो नए नए यूएवी को डेवलप किया जा रहा है, फिर एडी की तरफ से HAL की तरफ से जो नए नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट यूएवी को या कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, उनमें भी एएसआर रडार की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी बताया जा रहा है कि उनके लिए अभी स्पेसिफिक रडार्स को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अब एयरक्राफ्ट में जो रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है, भले ही इनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए उतनी ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। आसान भाषा में कहे तो जो जितना खाएगा उसमें उतना ज़्यादा ताकत आएगा। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग खाना खाते और ये लोग एनर्जी खाते हैं। लेकिन सेम रडार्स को अगर हम यूएवी में इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे तो पहले तो ये साइज में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जो कि उनकी नोज सेक्शन में फिट नहीं होगा। उसके बाद इनको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यूएवी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी खास करके यूएवीज में इस्तेमाल करने के लिए स्पेसिफिक रडार को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक ये भी एएसआर टेक्नोलॉजी को बेस करके रडार्स होने वाले हैं, लेकिन ये हल्के होने वाले, साथ ही लो पावर कंज्यूम करने वाले, जो कि आसानी से जो यूएवी होगा उसका इंजन उसको पावर कर पाएगा, साथ ही इनको आसानी से यूएवी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन रडार्स में एक सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही इनका जो वजन होगा मैक्सिमम 25 से 30 kg के अंदर ही लिमिटेड रखा जाएगा, ताकि इनको अगर यूएवी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यूएवी का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जो कि इनको हमारी फ्यूचर हेल क्लास की यूएवी में या फिर यूसीवी में इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल ऑप्शन बना सकता है, और इसको हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट IRST सिस्टम को लेकर, जिसको आप सभी इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के नाम से अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वो सिस्टम है जो कि हम रडार जैम होने के बाद दुश्मन को करीब 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी से डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कोई मीडियम रेंज की इन्फ्रारेड सीकर मिसाइल होगा, यानी कि हीट सीकर मिसाइल मौजूद होगा, जैसे माइका मिसाइल हो जाए या फिर R27 ET कैटेगरी कोई मिसाइल होगा, तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि दुश्मन को इनको फायर करने के बाद, मिसाइल की फायर होने के बाद कोई भी वार्निंग नहीं मिल पाएगा, और ऐसे सिचुएशन बहुत ही घातक सिचुएशन साबित हो सकते हैं। अभी हमारे पास SU-30 MKI में जो IRST सिस्टम लगा हुआ है वो OSL-30 कैटेगरी का IRST सिस्टम है, तो उनको अभी फिलहाल सुपर सुखी अपग्रेडेशन प्रोग्राम के दौरान एक इंडिजिनस IRST सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था, और अभी इसी के लिए एक इंडिजिनस IRST सिस्टम को भी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा था। सेम IRST सिस्टम को हम लोग तेजस MK2 में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि इस IRST सिस्टम को अभी लैब टेस्टिंग फेज में भेजा जा रहा है, जिसके बाद इसकी डिटेल टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। इसमें इसको किसी एरियल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, फिर इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक ये सिस्टम भी एक ही बार में मल्टीपल टारगेट को ही ट्रैक कर सकता है, और साथ ही इसमें एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया, यानी कि बोथ IRST सिस्टम के साथ साथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का भी काम करने वाला है। इसकी लैबोरेटरी टेस्टिंग फेज की बात करें तो करीब 1 से 1.5 साल तक चलने वाली, जिसके बाद इसको किसी भी स्पेसिफिक SU-30 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करके टेस्टिंग करना शुरू किया जाएगा। इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को अभी 2026 से पहले ही शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि 2026 तक इसको ऑफिशियली हमारी SU-30 MKI फ्लीट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही इसको तेजस MK2 में भी और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस्तेमाल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके, एरो इंडिया 2023 में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एक नई पोस्टर को डिस्प्ले करने के बाद अभी इसको लेकर और कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया गया। अब विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये किसी भी नेवल एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं
तो उस वक्त जब से इसको हैंगर में स्टोर करना होता है, लिफ्ट में ऊपर ले जाना होता है, फिर नीचे ले जाना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी विंग्स को फोल्ड करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हम कम जगह में ज़्यादा एयरक्राफ्ट को स्टोर कर सके। वरना एयरक्राफ्ट कैरियर की हैंगर में हम ज़्यादा एयरक्राफ्ट को स्टोर करके रख नहीं पाएंगे। साथ ही जो लिफ्ट होगा कैरियर का, तो उसमें कई एयरक्राफ्ट फिट नहीं होते हैं, तो उसको लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से जितने भी नेवल फाइटर जेट होते हैं उन सभी की विंग्स को फोल्ड करने का ऑप्शन रखा जाता है। अभी के लिए एडीए की तरफ से बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए जो विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप किया जा रहा था, उसकी डेवलपमेंटल और इंजीनियरिंग मॉडल को टेस्टिंग करने के दौरान इसको सक्सेसफुल पाया जा चुका है। अभी आगे चल के सेम टेक्नोलॉजी को बेस करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की विंग्स को फोल्डेबल बनाया जाने वाला है। अब प्रॉब्लम ये कि अभी तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का जो ओवरऑल डिजाइन था वो तैयार नहीं हो पाया और अभी भी इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। लेकिन अभी इसकी विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का एक वर्किंग मॉडल को बनाया जाने वाला है। साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए 2 और कंपोनेंट को भी यहाँ पे डेवलप करना काफी जरूरी बताया जा रहा है, जिनको कि इस दौरान टेस्ट किया जाने वाला है। इसमें इसके एक अरेस्टर हुक होगा और दूसरा इसकी लैंडिंग गियर सेक्शन होने वाला है। क्योंकि किसी भी आम एयरक्राफ्ट के मुकाबले नेवल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनको काफी छोटे रनवे में लैंड करना होता है, तो इसमें अरेस्टर हुक जो होता है वो लगभग एयरक्राफ्ट की स्पीड को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 की स्पीड पर लगभग 2 सेकंड के अंदर लाने की कोशिश करता है। और इसी दौरान इसकी लैंडिंग गियर के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इनको मजबूत बनाना काफी जरूरी होता है, वरना ये टूट भी सकते हैं। और अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डिजाइन को कंप्लीट होने से पहले ये सभी टेक्नोलॉजी को पहले से तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जब इसका डिजाइन कंप्लीट होगा तो इनको तुरंत ही उसमें इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसकी जो डिजाइन फेज का टाइम होने वाला था उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।